हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखो, क्लैट 2024 के लिए हमारा क्रैश कोर्स जो है वो शुरू हो चुका है। मात्र 13,999 रुपये में आपके घर पे बुक्स आने वाली हैं, लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, 50+ मॉक्स मिलने वाले हैं, पर्सनल मेंटरशिप मिलने वाली है, टॉपर्स से जो डायरेक्टली रहे हैं उनसे इंटरेक्शन है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। इसके अलावा अगर आप सिर्फ मॉक्स चाहते हैं देन 2,999 रुपीज़ में आप हमारे मॉक्स ले सकते हैं। आई थिंक ये प्राइसिंग गलत आ रही है, इट्स 1,599। तो 1,599 में 35+ आपको फुल मॉक्स मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहली जो आज की न्यूज़ है वो कवर करते हैं। 40 इंजर्ड इन प्रोटेस्ट ओवर आर्मी बैरिकेड इन मणिपुर। तो ये न्यूज़ कहाँ की है? मणिपुर की है। एग्जाम का पर्सपेक्टिव तो नहीं है, बट हाँ, देश दुनिया में क्या चल रहा है वो वाला है। देखो, अभी G20 की मीट होने वाली है इंडिया में, है ना, और उस समय जितने भी इस तरीके के इंसिडेंट इंडिया में होंगे वो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जितने भी लीडर्स हैं वो इंडिया में आएंगे, कहीं ना कहीं जो भी देश दुनिया में चल रहा होगा वो उनको पता पड़ेगा। तो इट्स नॉट गुड फॉर आर इमेज। मतलब वी होप मणिपुर की प्रॉब्लम है जल्द से जल्द सॉल्व हो। बिल्कुल बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिख रही है वहाँ पे, चीज़ें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसके बाद देखिए, एशियान अ की पिलर ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मोदी जी ने बोला है। ये न्यूज़ तो ठीक है, हमारे काम का यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो एशियान ग्रुप क्या है। मेरा क्विज में आप लोगों का क्वेश्चन है, क्या इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशियान कंट्रीज? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और एशियान कंट्रीज कौन से हैं, अभी ये जो मीट हुई थी क्या थी, ये सब थोड़ा बहुत समझने वाला है हम लोगों के लिए। तो एशियान अ की पिलर ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मोदी जी ने बोला है। क्या है मामला? ईशान की फुल फॉर्म क्या है? ईशान की देखो गाइस, फुल फॉर्म जो है ना, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इन अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट्स क्या? एशियान, विच वॉज एस्टेब्लिश टू प्रमोट पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी एंड राइजिंग टेंशंस इन एशिया पैसिफिक कंट्रीज, जहाँ पे ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनी रहे थे। इनका मोटो क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। एशियान का सेक्रेटरीट कहाँ है? इंडोनेशिया, जकार्ता बोल रहा हूँ, है ना। तो अभी हमने क्या देखा? एशियान की फुल फॉर्म देखी, एशियान का मोटो क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। एशियान का सेक्रेटरीट कहाँ है? इंडोनेशिया, जकार्ता। अब एशियान कंट्रीज कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले कौन सा है? म्यांमार, ठीक है। सबसे पहले हो गई कौन सी? म्यांमार। दूसरे नंबर पे आपकी लाओस, दूसरे पे हो गई लाओस, ठीक है। तीसरे पे आपकी हो गई मलेशिया, ठीक। फिर थाईलैंड, देन कैम्बोडिया, ठीक। फिर सिंगापुर, ठीक। फिर इंडोनेशिया। इसके अलावा फिर आपकी मलेशिया मैंने बता ही दिया है। ब्रुनेई हो गई एक, बहुत ही गरीब कंट्री है विश्व की। वियतनाम और फिलीपींस, ठीक है। तो ये आपकी जो कंट्रीज हैं, दीज आर एशियान कंट्रीज। काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूं कि एशियान कंट्रीज का नाम आप याद करने की ट्रिक भी है, मैं कल उसकी पीपीटी में इंक्लूड कर दूंगा, तो वो ट्रिक आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो एशियान कंट्रीज लर्न कैसे करते हैं ये आपको एक ट्रिक आइडिया लग जाएगा। तो जस्ट इन केस एमसीक्यू में ऐसा कुछ आ जाए जहां पे आपसे पूछ लें कि एशियान कंट्रीज कौन सी है या इनमें से कौन सी एशियान का पार्ट नहीं है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, थोड़ा सा एशियान की इतिहास समझने की कोशिश करते हैं। तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1967। कब हुआ था? 1967 में एशियान डिक्लेरेशन साइन हो गया था, जिसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। फाउंडिंग फादर्स कौन थे एशियान के? तो वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। 5 कंट्रीज हैं, ठीक है।
फाउंडिंग पार्टनर सिर्फ आपके 5 कंट्रीज हैं जो कि थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ठीक, चेयरमैनशिप ऑफ एशियान जो है ना वो रोटेट होती है एनुअली बेस्ड ऑन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ मेंबर स्टेट। तो 2-3 चीजें हैं एशियान के बारे में हमने समझा। पहले तो टोटल मेंबर्स कितने हैं, फाउंडिंग फादर्स कितने हैं, कब बना था 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन में। जो प्रेसिडेंसी है वो कैसे रोटेट होती है, एनुअली होती है बाय द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ ABCD जो हमारी है। ठीक है, इसके बाद इंडिया का एशियान से क्या रिलेशन है, तो देखो इंडिया को मैं आपको पहले ना ये समझाने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो भारत ना पहले बहुत ज़्यादा US और USSR इन सब पे ही फोकस करता था, बट विथ टाइम इंडिया को रियलाइज हो गया कि हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी देश है ना, अगर हमने इन पे ध्यान नहीं दिया तो हम विश्व में कभी ग्लोबल पावर अवर तो नहीं बन पाएंगे, वो भूल जाओ। क्योंकि देखो चाइना जो है ना वो इन एशियन कंट्री से बहुत इनके सामने जो है लॉलीपॉप्स फेंकता है, पैसे, फ्री एड, लोन देना, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करना। तो इंडिया भी फिर कुछ समय मतलब आई थिंक इट इज़ अराउंड 2000 के आसपास से बोल सकते हैं, 1990s के थोड़ा बाद से बोल सकते हैं, इंडिया ने भी ना फिर एशियन कंट्रीज पे ध्यान देने का बहुत कोशिश किया। और ये कारण यही था कि अपने अड़ोस पड़ोस देशों से तो पहले अच्छे संबंध बन जाएं, तब बाहर को हम टैकल करेंगे। तो वो वाली चीज़ थी। आप देखो जो ये नाम आप जितने भी देख रहे हो एशियन कंट्रीज के, सब भारत के पड़ोसी तो हैं, मतलब आस ही पास तो हैं हमारे सारे ही, कोई ऐसा नहीं कि बहुत दूर है। तो कहने की चीज़ ये कि मतलब इन पे नज़र रखना, इनसे रिलेशन मेंटेन करना, इट वॉज द नीड ऑफ द आवर। तो ईशान और भारत के 25 ईयर सेलिब्रेट हुए थे। आई थिंक अभी तो ज़्यादा हो चुके हैं, ये थोड़ा सा पुराना आर्टिकल यहाँ पे लगा हुआ है इसलिए 25 आ रहा है। ये देखो 2018 की बात है, तो ये गलत है। आई थिंक 19, 20, 21, 23, 4, 5, 30 ईयर्स हो चुके होंगे। ठीक है, भारत जो है ना पहली बार एशियान का सेक्टोरियल डायलॉग बना था, पार्टनर बना था 1994 में। उसके बाद धीरे धीरे भारत की इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे बढ़ती गई। 1995 में फिर वो प्रॉपर डायलॉग पार्टनर बन गया था। इस तरीके की चीज़ें होने लगी थी। ठीक है, अब एक और यहाँ पे टर्म यूज होती है, जैसे आप अगर ये न्यूज़ खोलोगे, मैं खोल देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस इज एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सेट प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन वेंसडे as he left for Indonesia to attend 20th Asian Indian Summit and 18th East Asia Summit। तो एशियान तो समझ में आ गया, पर ये क्या है ईस्ट एशिया समिट? सर ये क्या है, आपने ये तो बताया ही नहीं। तो इसको भी समझ लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ईस्ट एशिया समिट कुछ नहीं है, ये एशियन कंट्रीज प्लस, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, एशियन कंट्रीज प्लस। ठीक है, वो प्लस कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। लेट मी रिपीट इट, वो प्लस कंट्रीज कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। टोटल जो है ये 18 मेंबर्स बन जाते हैं। इनको बोला जाता है आपका EAS। ठीक है, ईस्ट एशिया समिट। तो मतलब जब एशियान की समिट होती है उसी समय EAS की भी समिट हो जाती है। तो ये वाली चीज थी है। ठीक है, ये अब काम क्या है इनका? तो वही है भाई, कैसे सारी कंट्रीज को साथ लेके आगे बढ़ा जाए, डेवलपमेंट किया जाए, इकोनॉमी बढ़ा जाए, यही सब बातें होती हैं यार इन सभी जितनी भी ये समिट्स होती हैं। पहली समिट इसकी कब हुई थी EAS की? कुआलालंपुर मलेशिया में 14 दिसंबर 2005 को। ठीक है, क्लियर हो गया, सारी चीज़ें समझ में आ गई, आई होप आ गई होंगी। इसमें आपके काम की चीज़ें बस यही थी। ठीक है, इसके बाद देखो एक न्यूज़ है, यूके टू सेट बैन रशिया वैगनर ग्रुप एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो यूके ने डिसाइड किया है कि भैया वो वैगनर ग्रुप को जो है ना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देगा। ये तो बड़ी दुखद बात है, बट अगर कर देगा तो कर देगा, हमारा क्या जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो कल मैंने आपको फ्रांस में ना एक घटना घटी थी उसके बारे में बताया था। एक्चुअली हुआ क्या था, फ्रांस ने ऐसे पहले भी कदम उठा रखे हैं। तो अबेया होता है, इट्स लाइक हिजाब, मैंने कल आपको फोटो भी दिखाई है, उसको बैन कर दिया स्कूल के ऊपर से पहले ही। और फिर कल कुछ बच्चियां जब पहन के गई थी तो उनको वापस कर दिया था कि भैया जाओ, ऐसे नहीं, ये नहीं आएगा। तो ऐसी चीज़ों को क्या बोला जाता है? लेसिट बोला जाता है। लेसिट, लेसिट का मतलब क्या होता है? इट्स नॉट रिलेटेड टू फ्रांस। लेसिट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नेंस इन एनी कंट्री जहाँ पे रिलीजन को ना स्टेट से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। मतलब स्टेट का कोई लेना देना नहीं है रिलीजन से। और आप जब पब्लिक प्लेसेस पे हो ना तो रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, जो सोशल चीज़ें होती हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे
लेसिट क्यों लाया फ्रांस के अंदर, मैं इसकी आपको कहानी बताऊं। देखो फ्रांस या फिर जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे ना, इनमें ना चर्च बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप सोच सकते हो कि पावरफुल हो गए थे। चर्च इंटरफेयर करने लग गए थे। जैसे ना ऐसा समय भी था इन यूरोपियन कंट्रीज में कि जब किसी साइंटिस्ट ने कुछ खोज की, वो बोला कि नहीं यार ये ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो चर्च को अगर वो लगता कि रिलीजन के अगेंस्ट में, उसको सजा दे देते थे भाई, उसको जेल भेज देते थे। इस तरीके की चीज़ें होने लग गई थी। तब धीरे धीरे ना फ्रांस को ये चीज़ समझ में आ गई कि रिलीजन का जो है ना, ये स्टेट से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, और फिर वो लेसिट टाइप ऑफ सिस्टम जो है वहाँ पे क्रिएट हुआ। तो ये टर्म थी, मैंने कहा आपको समझा दूं इसी में। अब एक आज का जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इट इज क्या, ब्लैक सी ग्रेन डील। क्या थी ब्लैक सी ग्रेन डील, और अभी ये क्यों चर्चा में आ गई है, ये हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो ये आज ही की न्यूज है, हर न्यूज़पेपर में आई हुई है, टर्की की तरफ से कुछ आया है, मैं बताऊंगा अभी ये क्या है, पर पहले पूरा इसका कंटेक्स्ट समझते हैं कि ब्लैक सी ग्रीन डील है क्या। ठीक है, देखो एक चीज तो क्लियर है कि रशिया एंड यूक्रेन जो है ये वीट के बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे, मतलब यहाँ पे वीट बहुत ज्यादा उगाया जाता था। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ, यूक्रेन एंड रशिया का वॉर हो गया। ठीक है, यूक्रेन एंड रशिया का वॉर हो गया। क्यों हुआ था, क्योंकि रशिया चाहता था कि भाई यूक्रेन नेटो का मेंबर ना बने, पर नेटो चाहता था नहीं हम बनेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज ने पंप किया, और इस वजह से फिर रशिया यूक्रेन का ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। ठीक है, जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो यूक्रेन के ना कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, मैं आपको यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ। ठीक, ये तीनों पोर्ट्स हैं, यहाँ पे लोकेशन आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है यूजिनी, दूसरा है ओडिशा, तीसरा है कोरमोमोर्स्क। ठीक है, तो ये जो तीन पोर्ट थे ना आपके यूक्रेन के, गाइस फिर से देख लो, लोकेशन देख लो इसकी, ये है आपकी ये तीनों पोर्ट। ठीक है, तो ये जो तीनों पोर्ट थे ना, यहां से मोस्टली पूरे विश्व का जो यूक्रेन के तरफ से एक्सपोर्ट किया जाता था ग्रेन्स का, वो किया जाने लगा, किया जाता था मतलब पहले से ही। अब जब रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट हुई, तब हुआ क्या, रशिया के एक्सपोर्ट पे तो भाई बाकी कंट्रीज ने सैंक्शन लगा दिया, रशिया से कोई खरीद नहीं रहा था, सब लोग यूक्रेन से खरीद रहे थे। तो रशिया ने क्या किया, रशिया ने यहाँ पे ड्रोन अटैक करने शुरू किए कि भाई हम यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे। उसके वजह से क्या हुआ, विश्व में आपने पीछे कुछ समय पहले आपको याद होगा कि वीट के प्राइसेस बढ़ गए थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा वीट महंगा हो गया था, क्योंकि रशिया यूक्रेन को एक्सपोर्ट करने नहीं दे रहा था। और आप सोचो कि वर्ल्ड की 2 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट जब एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगी, तब क्या होगा। तो ये प्रॉब्लम सारी होने लगी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखो ये हुआ जब विश्व के अंदर वीट की कमी पड़ी। और आप ये मत गलतफहमी में रहना कि सर रोटी सिर्फ इंडिया में खाई जाती है, वीट तो सिर्फ इंडिया में यूज होती है, पाकिस्तान में यूज होती है, एशियन कंट्रीज में होती है, ऐसा नहीं है। देखो हमारे यहाँ पे रोटी ज्यादा खाई जाती है, वेस्टर्न कंट्रीज में ब्रेड का सेवन होता है। ब्रेड इज अ वेरी मतलब इंपॉर्टेंट मील देयर। वहां पे अगर वो अभी जैसे मेरा एक फ्रेंड है यूएस में, तो वो बताता है कि वहां का खाना क्या है, वहां का खाना ये कि भाई हॉट डॉग खाओगे, कुछ भी खाओगे, सब में ब्रेड रहता है। वो ब्रेड के अंदर भैया कभी वो पोर्क डाल देते हैं, कभी चिकन डाल देते हैं, उसी में वो हैम्स डाल देते हैं, उसी में बीफ डाल देते हैं, पर वो सब कुछ ब्रेड के अंदर चलता है। और वहीं जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वर्ल्ड की ना, वहां पे आपको खाना हमारे यहाँ जैसा ही मिलेगा। जैसे अगर आप कभी किसी ऐसे एरिया में गए हो जहां पे बहुत ही अच्छे मुगल रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब मुगल जायका मिलता हो, तो वो आप जब खाने देखना, जैसे शीरमाल हो गया या शोरमा हो गया, एक बहुत ही फेमस अभी है, तो ये सब कहाँ, टर्की वर्की से तो आए ये खाना भाई, वहीं के तो ये स्टार्टिंग थी, मुगल्स वहीं से तो सारे हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ब्रेड का सेवन पूरे विश्व में है, वीट का सेवन पूरे विश्व में है। तो जब ये रशिया यूक्रेन दोनों एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वीट के दाम बहुत ज्यादा अचानक से बढ़ने लगे। पूरे विश्व की कंट्रीज को लगा कि भैया वैसे तो कोहराम मच जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यूएन एंड टर्की दो मीडिएटर थे। कौन थे, यूएन एंड टर्की। वो रशिया के पास गए, बोले कि रशिया भाई ये क्या कर रहे हो यार, वीट को एक्सपोर्ट करने दो यूक्रेन को, हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। तो रशिया ने कहा कि चलो ठीक है, हम तुम्हारी बात समझते हैं, सुनते हैं, हम वीट को एक्सपोर्ट करने देंगे, लेकिन आप हमारे ऊपर से भी सैंक्शन हटाओ और हमें भी एक्सपोर्ट करने दो, हमसे भी सामान खरीदो। रशिया ने कहा वीट के लिए ही सिर्फ। तो टर्की यूएन ने कहा ठीक है भाई, मान लिया। अब हुआ क्या कि भाई यूएन जब ये बैन वैन हटा, तो रशिया ने यहाँ पे अटैक करना बंद कर दिया, यहां से यूक्रेन का एक्सपोर्ट शुरू हो गया। ठीक है,
लेकिन रशिया का एक्सपोर्ट ना इतने अच्छे से शुरू नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि देखो रशिया पे तो बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं ना, जैसे डॉलर वाला, स्विफ्ट वाला। तो अगर आप एक्सपोर्ट करने भी दे रहे हो तब भी रशिया को पेमेंट नहीं मिल रही है, उससे कोई खरीद ही नहीं रहा है, वो क्या करेगा? तो इसी वजह से रशिया ने फिर से इस पूरे पोर्ट का फंक्शन को अभी रिसेंटली रोक दिया। इन जुलाई मंथ की ही बात है, रशिया ने यहाँ पे फिर से ड्रोन अटैक करने शुरू कर दिए और जो भी वेयर हाउस थे जहाँ पे ग्रेन और ये सब स्टोर थे वो सब उड़ा दिए। तो रशिया ने इसके पीछे लॉजिक यही दिया कि भाई ये तो बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ बनाना हुआ कि आप कह रहे हो कि आपने हमें सारे राइट्स दिए हैं और हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट जब हमसे कोई खरीद ही नहीं रहा है या जो डिफरेंट टाइप के सैंक्शंस लगे हैं वो हटेंगे ही नहीं, तो हम एक्सपोर्ट कैसे कर लेंगे? तो ये वाली बात थी। इसके वजह से वापस से वीट के प्राइजेस फ्यूचर में आपको विश्व में बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। अभी क्या हुआ, क्यों ये प्रेजेंट कंटेक्स्ट है? टर्की के जो हेड है ना एर्डोगन जी, ये अभी 5 तारीख को आई थिंक जाके मिले हैं किससे? पुतिन जी से। और ये ऐसा कह रहे थे कि अरे मैं मना लूंगा, ऑल्दो क्योंकि रशिया एंड टर्की आर ए क्लोज एलाइज, तो इन्होंने कहा मैं मना लूंगा। लेकिन इन दी एंड अगेन पुतिन जी ने साफ बोला है कि जब तक हमारे ऊपर से ना सारे सैंक्शंस नहीं हटेंगे, जब तक वेस्टर्न कंट्रीज हमारी डिमांड्स नहीं मानेगी, हम भैया ये नहीं होने देंगे। तो ये वो वाली बात हो गई कि भाई अगर आप हमें मारोगे तो हम भाई आपको भी नहीं करने देंगे, तो वो चीज है। तो रशिया का यहाँ पे ये स्टैंड है और ये है पूरी ये ग्रेन डील। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो, ठीक है? तो दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। एंड आप लोगों के लिए हमने 7 आवर्स वाली वीडियो निकाल दी है, तो उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि एक दिन में कर डालो, बिंज वॉच नहीं करना है, नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं है वो। 1 घंटा आधा घंटा डेली लेके बैठो, नोट्स बनाओ। अगर उस किसी टॉपिक के आपके पास ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं तो उसी को खोल के उसमें देखो कोई नया पॉइंट तो नहीं आ रहा है, नया पॉइंट आ रहा है तो उसमें नोट कर लो, नहीं आ रहा है तो बस उसको समझ लो, आगे बढ़ जाओ। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो उस वीडियो के थ्रू, ठीक है? तो यही था सेशन, ठीक है? बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।